हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। बच्चों, अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा, अपनी फैमिली का भी ध्यान रखिएगा, बाहर मत निकलिएगा। और क्योंकि अभी ऑनलाइन क्लास के अलावा कोई ऑप्शन है नहीं, तो जब तक स्कूल्स ओपन नहीं होते तब तक हम ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे। हम चैप्टर 4 तक कंप्लीट कर चुके हैं अपने टॉपिक्स, तो आज चलते हैं चैप्टर 5 पे। ओके, सो यू कैन सी ऑन द स्क्रीन द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी, खाद्य प्रसंस्करण और प्रौद्योगिकी। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा था? जितने भी हमने फूड से रिलेटेड टॉपिक्स कवर किए उनमें हमने फूड के बारे में पढ़ा, उनके न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं, कौन से न्यूट्रिएंट की वजह से कौन सी कमी हो जाती है, शरीर को क्यों ज़रूरी होते हैं पोषक तत्व, और एनर्जी किससे मिलती है, प्रोटीन किससे मिलता है, ये सब पढ़ा। और अब हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे कि फ़ूड की जो प्रोसेसिंग है उसमें टेक्नोलॉजी का क्या रोल है, फ़ूड की प्रोसेसिंग क्यों ज़रूरी है, क्यों करनी चाहिए, और इसके क्या क्या एडवांटेज हो सकते हैं, फूड के प्रिजर्वेशन के लिए क्या कर सकते हैं, यानी उसका संरक्षण कैसे कर सकते हैं, फूड की शेल्फ़ लाइफ को कैसे बढ़ा सकते हैं ताकि वो ख़राब ना हो, फूड प्रोसेसिंग के कौन कौन से स्टेप हैं जो हम फॉलो कर सकते हैं, और टेक्नोलॉजी और फूड साइंस का क्या रोल है। सो स्टार्ट करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट से। फर्स्ट कॉन्सेप्ट है फूड प्रोसेसिंग क्या होती है, यानी खाद्य प्रसंस्करण। तो पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ अ सेट ऑफ मेथड्स एंड टेक्निक्स यूज टू ट्रांसफॉर्म रॉ इंग्रेडिएंट्स इनटू फिनिश्ड एंड सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट टू आइदर प्रिवेंट और रिटार्ड इट्स स्पॉइलेज एंड दस एक्सटेंडिंग इट्स शेल्फ लाइफ। जो खाद्य प्रसंस्करण है, अब बच्चों आप देखिए, जो दोनों टर्म्स हैं वो मैंने इसलिए इंक्लूड किए हैं क्योंकि कुछ ऐसे हिंदी के टर्म्स हैं जो हमें क्लियर नहीं होते हैं वर्ड से, क्योंकि वो इतने प्रचलन में नहीं है। तो फूड प्रोसेसिंग अगर आपको इजी लगता है तो आप उससे समझ सकते हैं। तो फूड प्रोसेसिंग क्या है? एक ऐसा सेट है मेथड्स और टेक्निक्स का जिसमें कोई भी जो कच्चा पदार्थ है उसको तैयार या अर्ध तैयार रूप में बदला जाता है। अब तैयार और अर्ध तैयार क्या होता है? अब कुछ ऐसे फूड्स होते हैं ना जो हम मतलब रॉ भी खा लेते हैं, जैसे सैलेड्स हैं, फ्रूट्स हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनकी डाइजेस्टिबिलिटी इंप्रूव करने के लिए, उनके पाचन के लिए, स्वाद को बढ़ाने के लिए हमें कुछ कुकिंग मेथड्स अप्लाई करने पड़ते हैं। तो यही है अर्ध और तैयार, तैयार अर्ध खाद्य पदार्थ, जिससे भोजन के खराब होने की गति को रोका या धीमा किया जा सके, साथ ही उसकी शेल्फ आयु को भी बढ़ाया जा सके। अब अगर भोजन है उसको हम प्रिपेयर करके रखेंगे तो लंबे टाइम तक हम उसे यूज़ कर सकते हैं और उसमें ख़राब होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे, तो उनकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाएगी। तो ये है फूड प्रोसेसिंग। इट रिक्वायर्स गुड क्वालिटी रॉ मटेरियल टू बी कन्वर्टेड इनटू अट्रैक्टिव, मार्केटेबल एंड ऑफन लॉन्ग शेल्फ लाइफ प्रोडक्ट्स। इसके लिए क्या चाहिए? हमें अच्छी गुणवत्ता वाले कच्चे माल की आवश्यकता है ताकि उसे आकर्षक, बाजार योग्य, लंबे सुरक्षा काल वाले उत्पादों में बदला जा सके। अब इसकी ज़रूरत क्यों है? क्योंकि हम फूड इंडस्ट्री में देखते हैं जितने भी फूड प्रोडक्ट्स हैं जब तैयार किए जाते हैं तो उसके लिए हमें कच्चे माल की उपलब्धता चाहिए। तो कच्चे माल की क्वालिटी है उसी पर डिपेंड करेंगे उनके फूड प्रोडक्ट्स की क्वालिटी। तो उसको बाज़ार योग्य बनाने के लिए, मार्केटेबल बनाने के लिए, उसकी लंबी अवधि के लिए ये प्रोसेसिंग की जाती है। इनिशियली फूड्स वर प्रोसेस्ड प्राइमरली टू इम्प्रूव डाइजेस्टिबिलिटी, पैलेटेबिलिटी एंड टू एंश्योर अ कंटिन्यूस सप्लाई। अब ये क्या पॉइंट बता रहा है कि प्रारंभ में जो खाद्य पदार्थ हैं उनका जो प्रोसेसिंग है या प्रसंस्करण है, उनको डाइजेस्टिबल बनाने के लिए, सुपाच्य बनाने के लिए, स्वाद को सुधारने के लिए और उनकी आपूर्ति को पूरा करने के लिए किया जाता था। फूड प्रोसेसिंग से हमने क्या पढ़ा? इम्प्रूव फूड क्वालिटी, प्रिवेंट स्पॉयलेज, इंक्रीज शेल्फ लाइफ ऑफ प्रॉपर फूड सप्लाई। मतलब उसकी फूड की क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं, स्पॉयलेज यानी उसकी खराबी को रोक सकते हैं, इंक्रीज शेल्फ लाइफ उसको कब तक हम यूज़ कर सकते हैं, उसकी लाइफ बढ़ा सकते हैं, प्रॉपर सप्लाई कर सकते हैं क्योंकि आजकल डिमांड बढ़ती जा रही है, फूड प्रोडक्ट्स की वेराइटीज़ बढ़ती जा रही हैं, तो उसके लिए डिमांड को पूरा करने के लिए भी फूड इंडस्ट्री में डे टू डे लाइफ में जो है वो डेवलपमेंट हो रहे हैं कि कैसे हम उसकी पूर्ति को पूरा कर सकें। नेक्स्ट इज़ फूड टेक्नोलॉजी। अब फूड टेक्नोलॉजी क्या है? खाद्य प्रौद्योगिकी। फूड टेक्नोलॉजी यूजेज एंड यूटिलाइज नॉलेज ऑफ फूड साइंस एंड फूड इंजीनियरिंग टू प्रोड्यूस वेरिड फूड्स एंड also develop skill for selection, storage, preservation, processing, packaging, distribution of safe, nutritious, affordable foods। इस पैराग्राफ का मतलब ये है कि जो खाद्य प्रौद्योगिकी है, फूड टेक्नोलॉजी है, उसमें दो चीज़ों का उपयोग किया जाता है। पहला है खाद्य विज्ञान और दूसरा अभियांत्रिकी, मतलब फूड साइंस और टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। अब यहाँ आप सोचोगे कि अच्छा होम साइंस में भी फूड टेक्नोलॉजी होती है, फूड साइंस होती है। यस, आपके आसपास जितना भी एनवायरनमेंट है उनमें सब में साइंस छुपी हुई है, इसलिए तो आपको उससे
परिचित करवाया जा रहा है कि आप कैसे उन चीज़ों को देख पाओ, आपकी जो देखने की क्षमता है वो और ज़्यादा ब्रॉड हो, कि हर चीज़ में साइंस है। हम खाना खा रहे हैं उसमें भी साइंस है, उसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो किस लेवल पे ख़राब हो सकते हैं, उनको कितना टेम्परेचर चाहिए, उसमें कौन से माइक्रोब्स या सूक्ष्म जीव हैं वो उसको ख़राब कर सकते हैं, उससे हम कैसे बचा सकते हैं, ये सब फूड साइंस है। और फूड इंजीनियरिंग क्या है? फूड इंजीनियरिंग में जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो यूज़ की जाती हैं फूड प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, उसमें रिसर्च की जाती है, नई नई मशीनें बनाई जाती हैं ताकि फ़ूड के प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके, उसकी सेफ्टी को देखा जा सके। तो फूड इंजीनियरिंग भी आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है और इसमें भी इंजीनियरिंग की जाती है। अब ये तो बात हो गई फूड टेक्नोलॉजी की। अब साथ ही क्या बता रहे हैं? साथ ही यह सुरक्षित, पोषण युक्त, सस्ते भोज्य पदार्थों के चयन के लिए, भंडारण के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, बचाव के लिए, प्रक्रिया के लिए, पैक करने के कौशलों को विकसित करता है। यानी फूड टेक्नोलॉजी में हम ये सब पढ़ते हैं ताकि एक फूड प्रोडक्ट तैयार किया जा सके, उसकी स्टोरेज को बढ़ाया जा सके और उसके प्रिजर्वेशन को बढ़ाया जा सके। उसको सिलेक्शन कैसे करना है, किस लेवल पे, किस टेम्परेचर पे उसको स्टोर करना है, कितना उसमें डार्कनेस होनी चाहिए, कितनी प्रॉपर फैसिलिटी वेंटिलेशन की होनी चाहिए, ऑक्सीजन सप्लाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, फ्रीज़र में रखना है या उसको गर्म करके रखना है, उसकी पैकेजिंग कैसे करनी है। पैकेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट एक टर्म है यहाँ, क्योंकि पैकेजिंग से ही कोई प्रोडक्ट है उसको आप अट्रैक्टिव बना सकते हो, उसको लंबे टाइम तक प्रिजर्व करके रख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं फूड टेक्नोलॉजी में। तो क्या क्या पढ़ा हमने फूड टेक्नोलॉजी में? दो टर्म्स हैं मेन, फूड साइंस और फूड इंजीनियरिंग। इन सब से मिलके क्या हुआ? प्रोड्यूस डिफरेंट फूड्स, अलग अलग टाइप के हम फूड्स बना सकते हैं, क्योंकि जब तक हमें उस न्यूट्रिएंट की क्वालिटी नहीं पता होगी हम उससे बाकी अलग डेरिवेटिव्स नहीं बना सकते, उसके सप्लीमेंट नहीं बना सकते हैं, उसको और ज़्यादा इम्प्रूव नहीं कर सकते हैं और वैरायटी नहीं ला सकते हैं। तो ये सब हम फूड साइंस से सीखते हैं और अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं फूड इंजीनियरिंग का यूज़ करके। उसमें कौन कौन सी टेक्निक्स यूज़ करनी है, कितने स्टोरेज लेवल होने चाहिए, उनको कैसे हम प्रिजर्व कर सकते हैं। तो ये सारे एस्पेक्ट जो हैं वो फूड टेक्नोलॉजी में आते हैं। नेक्स्ट है फूड साइंस। अब फूड साइंस क्या है? इट इज़ ए ब्रॉड डिसिप्लिन कंसर्न विद ऑल द टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ फूड। यह एक व्यापक क्षेत्र है, बहुत बड़ा क्षेत्र है, जिसमें फसल काटने से लेकर भोजन पकाने, उपभोग करने और भोजन के सभी तकनीकी पहलू जुड़े हुए हैं। यानी कोई भी जब भोज्य पदार्थ आप लाते हो, जब उसकी फसल बनती है, फसल कटती है, वहाँ से लेके जब तक आप उसे कंज्यूम करते हो, बीच में जितने भी प्रोसेस आते हैं वो सारा फूड साइंस के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा एक क्षेत्र है जिसमें फसल काटने से लेकर भोजन के पकने तक। अब पकने में भी अलग अलग टेक्निक्स आ गई हैं आजकल। कुकिंग की जो टेक्निक्स हैं उनकी अलग अलग लेवल्स हैं, जैसे कोई स्टीमिंग करता है, कोई बॉइलिंग करता है, कोई रोस्ट करता है, कोई बेक करता है। तो ये सब क्या हैं? टेक्निक्स हैं। इन चीज़ों का यूज़ करके कैसे फूड प्रोडक्ट को आप तक पहुंचाया जा सकता है, तो वो सारा फूड साइंस है। इसके लिए आप एक एग्जांपल समझ सकते हो, जैसे हम एप्पल है उसको कट करते हैं, कुछ टाइम आप क्या देखते हो उसके बाद, जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है तो वो ब्राउन होने लग जाता है। तो ये भी क्या है? एक ब्राउनिंग है, इसको एंजाइमेटिक ब्राउनिंग कहते हैं। यानी फूड के अंदर कोई एंजाइम है जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आके ब्राउनिंग रिएक्शन कर रहा है। तो ये भी एक केमिस्ट्री है, फूड साइंस है, कि कैसे हम उसको कवर करके रखें या उस पर हम थोड़ा सा सिट्रिक एसिड वगैरह डाल के रखें जिससे उसको ब्राउनिंग की रिएक्शन ना झेलनी पड़े। तो ये सब भी क्या साइंस है, और फूड साइंटिस्ट का यही काम है कि वो इन सब चीज़ों पे रिसर्च करें और नए नए प्रोडक्ट्स डेवलप कर सकें और उनकी सेफ्टी के लिए बारे में बता सकें। नेक्स्ट इज़ फूड मैन्युफैक्चरिंग। खाद्य उत्पादन क्या होता है? अब फूड के बारे में हमने इतना पढ़ लिया है, उसके बाद क्या आती है? मेन मैन्युफैक्चरिंग की। उसके जो उत्पादन होता है, प्रोडक्शन होता है, वो क्या होता है? इट इज़ द मास प्रोडक्शन ऑफ फूड प्रोडक्ट यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ फूड टेक्नोलॉजी टू मीट द डाइवर्स नीड ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलेशन। बड़े पैमाने पर खाद्य पदार्थों का उत्पादन किया जाता है और खाद्य प्रौद्योगिकी के सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है। यानी फूड टेक्नोलॉजी के जितने प्रिंसिपल्स हैं उनका उपयोग करके ही फूड के मैन्युफैक्चर को बढ़ाया जा सकता है। अलग अलग टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है, मशीनरी यूज़ होती है उसमें, क्योंकि एक टाइम पे काफ़ी प्रोडक्ट डेवलप करना होता है तो उसमें इंजीनियरिंग की भी ज़रूरत है, आईटी भी ज़रूरत है। तो इन सब चीज़ों का यूज़ करके ही मैन्युफैक्चर किया जाता है और बढ़ती हुई जनसंख्या की जो भी नीड है उसको पूरा किया जाता है। नेक्स्ट इज़ फूड फोर्टिफिकेशन। इसके बारे में आपने पहले भी पढ़ा था कि फूड फोर्टिफिकेशन क्या होता है। खाद्य प्रबलीकरण कहते हैं इसको हिंदी में। इसका अर्थ है खाद्य पदार्थों या मसालों में जिन पोषक तत्वों की कमी पाई जाती है उन्हें मिलाकर आहार की न्यूनतम आवश्यकता को पूरा किया जाता है, क्योंकि कोई भी एक न्यूट्रिएंट है उसमें सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं
एक फूड प्रोडक्ट में अवेलेबल नहीं होते हैं, किसी में कोई ना कोई कमी होती है। जैसे अनाज हैं, दालें हैं, इन सब में कोई ना कोई कमी पाई जाती है किसी न्यूट्रिएंट की, तो उनको पूरा करने के लिए और आपकी डाइट की जो रिक्वायरमेंट है डेली कि आपको इतना प्रोटीन लेना है, इतना विटामिन लेना है, इतना मिनरल लेना है, उसको पूरा करने के लिए कुछ पदार्थों में उसको ऐड कर दिया जाता है, तो वो एडिशन ही कहलाता है फूड फोर्टिफिकेशन। फॉर एग्जाम्पल आयोडाइज सॉल्ट है, फूड में ऐड कर दिया जाता है, सॉल्ट में आयोडाइज सॉल्ट बना दिया जाता है उसे आयोडीन ऐड करके, या फॉलिक एसिड ऐड कर दिया जाता है फ्लोर में। आयोडीन युक्त नमक है, आटे में फॉलिक अम्ल है, या ये आप देख रहे हो इसमें ऑयल है। तो ऑयल से क्या होता है, ऑयल में जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसको ऐड करने के लिए विटामिन ए जो है वो ऐड कर दिया जाता है। तो ये क्वेश्चन भी ज़्यादातर पुटअप होता है कि फैट एंड ऑयल में किस पोषक तत्व का प्रबलीकरण या फोर्टिफिकेशन किया जाता है, तो विटामिन ए को ऐड किया जाता है ऑयल्स एंड फैट में। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी। जो खाद्य प्रसंस्करण और प्रौद्योगिकी है उसका विकास कैसे हुआ है, उसकी हिस्ट्री क्या है। तो आइए देखते हैं इसकी हिस्ट्री। सबसे पहले 1810 में निकोलस अपार्ट जो थे उन्होंने केनिंग मेथड को डेवलप किया था। 1810 में किसने किया था, निकोलस अपर्ट ने। डिब्बाबंद जो केनिंग होती है ना, केन में जो फूड प्रोडक्ट्स आते हैं उनके बारे में बताया गया है कि सबसे पहले इन्होंने विकसित किया था इसे। फिर 1864 में लुईस पाश्चर ने, जो एक वैज्ञानिक थे, रिसर्चर थे, उन्होंने क्या किया, ख़राब हुई अंगूरी शराब या वाइन बोलते हैं जिसे, उस पर अल्कोहल पर, सिरके पर या बियर के उत्पादन पर शोध कार्य किया, यानी उन पर रिसर्च की कि जो वाइन है वो उसकी स्पॉइलेज या उसकी ख़राबी क्यों हो रही है, उसमें ऐसे क्या कारण है। तो उसके बाद उन्होंने पाश्चराइजेशन ऑफ मिल्क डेवलप किया, और लुईस पाश्चर को पाश्चराइजेशन का फादर भी कहते हैं। ये पाश्चराइजेशन जो टॉपिक है इसके बारे में आगे आपको डिटेल में बताऊंगी, लेकिन अभी आप जान लो कि पाश्चराइजेशन का जो डेवलपमेंट है वो किसने बताया था, लुईस पाश्चर ने। नेक्स्ट इज 20th सेंचुरी में वर्ल्ड वार हुए और स्पेस का और एक्सप्लोरेशन हुआ, उपभोक्ताओं में उसकी डिमांड बढ़ी कि इस टाइप के फूड प्रोडक्ट्स बनाए जाएं जो उनके लिए इजी टू कैरी हो, इजी टू बेक हो, इजी टू कुकिंग हो। तो उनके लिए इस टाइप का डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया था कौन सी सदी से, 20वीं सदी से। Next is later food processing companies marketed their product like frozen food, ready to eat cook items, catering to needs of working women। और कुछ समय पश्चात क्या हुआ, जो कंपनियां थी फूड प्रोडक्ट जो बनाती थी प्रोडक्शन वाली, उन्होंने कामकाजी महिलाओं की आवश्यकताओं को विशेष रूप से पूरा करने के लिए कुछ ऐसे फूड प्रोडक्ट बनाए जिनमें उनका टाइम भी कम लगे, एनर्जी भी कम लगे। जैसे जल्दी बनने वाले सूप मिश्रण हैं, रेडी टू ईट वाले आपने प्रोडक्ट सुने ना, बनाए भी होंगे खुद से। जैसे मैगी आती है, उसमें गर्म पानी डालना है सिर्फ आपको और वो बन जाएगी। और कुछ सूप्स प्रिपेयर किए जाते हैं ऐसे, कुछ ऐसी आजकल रेडी टू ईट सब्जियां भी आ रही हैं कि सब्जी मिक्सचर आ रहा है पूरा, उसको सिर्फ गर्म पानी में बॉईल करना है एंड इट्स रेडी। तो ये किसके लिए किए गए थे, स्पेशली वर्किंग वुमेंस के लिए ये डेवलपमेंट किया गया, क्योंकि उनको टाइम और एनर्जी की जो है वो कमी थी और जल्दी टाइम में जल्दी चीज़ें बन जाएं, तो उसके लिए डेवलपमेंट किए गए। नेक्स्ट अब आती है 21st सेंचुरी। उसमें क्या हुआ, 21वीं सदी में खाद्य प्रौद्योगिकवादियों यानी जो फूड टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं, जो फूड टेक्नोलॉजी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, उनको और डेवलप करते हैं, उनके सामने अभी एक चैलेंज है, चुनौती है कि उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य और अन्य बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप खाद्य पदार्थ का उत्पादन करें। यानी अब ये रिसर्च किस डायरेक्शन में जा रही है कि हमें हेल्दी फूड भी डेवलप करना है और लोगों की आवश्यकताओं को भी पूरा करना है। अब लोगों की आवश्यकताएं क्या हैं, आजकल टेस्ट ज़्यादा मैटर करता है हेल्थ से, तो अब वापस हेल्थ वाला कंसेप्ट लाना है कि कोई हमें ऐसी चीज़ें डेवलप करनी है, उन पर रिसर्च करनी है कि वो लोगों के लिए हेल्दी भी हों और टेस्टी भी हों। तो ये सारी थी रिसर्च, और अब तक जो हो चुकी हैं और आगे भी चल रही हैं, तो डेवलपमेंट कैसे हुआ है, उनका विकास कैसे कैसे हुआ है, क्लियर है। अब नेक्स्ट आता है पाश्चराइजेशन। पाश्चराइजेशन क्या होता है स्टूडेंट, अभी मैं आपको बताऊंगी तो आप सोचोगे ये तो हम डेली करते हैं लाइफ में, हमें तो पता ही नहीं था इसको पाश्चराइजेशन बोलते हैं। और ये किसने बताया प्रोसेस, लुईस पाश्चर ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार डायरेक्ट नाम पूछ लेते हैं कि किसने पाश्चराइजेशन का प्रोसेस बताया था या उसके जनक कौन है। तो पाश्चराइजेशन क्या है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रीटिंग मिल्क टू डिस्ट्रॉय डिजीज प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। यानी कुछ ऐसे सूक्ष्मजीव होते हैं जो दूध में पाए जाते हैं, तो उन पे की जाने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है, पाश्चराइजेशन कहलाती है। यानी दूध को
हाई लेवल पर हीट किया जाता है, हाई टेम्परेचर पे हीट किया जाता है, ताकि उसके अंदर जो रोग उत्पन्न करने वाले जीव हैं उनको नष्ट किया जा सके। यानी नॉर्मल जो दूध आता है घर में, तो उसके बाद हम बॉईल करते हैं उसे, तो बॉईल करने से क्या होता है, उसके अंदर जो सूक्ष्म जीव हैं जो बीमारी पैदा कर सकते हैं या उसको ख़राब कर सकते हैं, स्पॉइल कर सकते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं हाई टेम्परेचर पे। और उसके बाद उसकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है, दूध को आप 1-2 दिन तक रख सकते हो, प्रिजर्व कर सकते हो, उसका कंजप्शन कर सकते हो। तो ये प्रोसेस ही कहलाता है पाश्चराइजेशन। नहीं पता था ना अभी तक कि जो दूध हम गर्म कर रहे हैं वो क्या है, पाश्चराइजेशन है। उसको आप किल कर सकते हो। पाश्चराइजेशन मेंटेन द टेस्ट ऑफ मिल्क, मिल्क का जो ओरिजिनल टेस्ट है वो भी आप मेंटेन कर सकते हो, और जो हेल्थ पे इश्यूज़ हैं वो इस पे कम हो सकते हैं। तो ये सारे इसके एडवांटेज हैं। इंक्रीज शेल्फ लाइफ, यानी आप कंजप्शन अगर लंबे टाइम तक करना है 1-2 दिन के लिए, तो उसमें मिल्क को अगर स्टोर करना है तो स्टोर करने से पहले उसको गर्म किया जाता है। और पीछे जो आप इमेज देख रहे हो पाश्चराइजेशन की, तो पाश्चराइज जो मिल्क है ये आप फॉर एग्जांपल आपको अगर रिसर्च करनी है तो जो भी पैकेट्स वाले फूड आते हैं, मिल्क आते हैं सॉरी, तो पैकेट वाले मिल्क पे लिखा होता है पाश्चराइज मिल्क, यानी ये हाई टेम्परेचर पे गर्म किया गया है, तो इसके जो अंदर माइक्रोब्स थे या सूक्ष्म जीव थे वो नष्ट कर दिए गए हैं। और हमेशा ये देख के ही लेना चाहिए। नेक्स्ट इज़ कौन कौन से और प्रोडक्ट्स हैं जो पाश्चराइज किए जा सकते हैं, तो ये उसकी लिस्ट है। ज़्यादातर मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स हैं जिनको पाश्चराइज किया जाता है ताकि उसकी जो शेल्फ लाइफ है लंबे समय तक उसे उपयोग में लाया जा सके। नेक्स्ट इज़ इम्पॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस, महत्व क्या है किसका, फूड प्रोसेसिंग और प्रिजर्वेशन का। हमें क्यों करना चाहिए खाद्य संसाधन और संरक्षण, डायरेक्ट क्यों नहीं हम कच्चा खा लेते हैं, प्रोसेसिंग की क्या ज़रूरत है, और प्रिजर्वेशन की, उसको स्टोर करने के लिए जो ज़रूरी कदम है वो उठाने की क्या ज़रूरत है, उसका महत्व क्या है वो देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज़ एंश्योर फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, यानी जो भोज्य पदार्थ है उसको सुरक्षा देने के लिए और उसको सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए हमें करना चाहिए ताकि लंबे टाइम तक हम उसे यूज़ में ला सकें। इंक्रीज़ फूड पैलेटेबिलिटी, जो टेस्ट है, जो स्वाद है, उसको बढ़ाने के लिए हम उसके अंदर प्रोसेसिंग करते हैं, उस पर कोई ना कोई कुकिंग के मेथड से वो अप्लाई करते हैं या प्रिजर्वेशन करते हैं। प्रिजर्वेशन का मतलब है स्टोर करके रखना, लंबे टाइम तक प्रिजर्व करना। नेक्स्ट इज़ इजी ट्रांसपोर्टेशन, आसान परिवहन का क्या मतलब है, यहाँ जो भी फूड इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे भी खाना एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाया जाता है या फूड प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन में इजी हो जाता है। जब आप प्रोसेसिंग करते हैं, प्रोसेसिंग में डिब्बा बंद भी आएगा, बॉटल्स में भी पैक करते हैं या अलग केन्स में पैक करते हैं, तो उससे क्या हो जाता है, जो ट्रांसपोर्टेशन है एक जगह से दूसरे ले जाना वो आसान होता है। नेक्स्ट प्रिवेंट फूड वेस्टेज, खाने की बर्बादी को रोका जा सकता है फूड प्रोसेसिंग से, क्योंकि अगर आप एक साथ बल्क में सामान ले आओगे तो उसकी क्या है, आपको स्टोरेज के लिए भी जगह चाहिए होगी, उसके लिए पूरा एक रूम चाहिए होगा, उसके टेम्परेचर के अकॉर्डिंग होना चाहिए, क्योंकि अलग अलग फूड प्रोडक्ट्स के लिए अलग अलग टेम्परेचर होते हैं स्टोर करने के लिए। तो उससे वेस्टेज कैसे कम होगी, आप जब एक साथ लेके आओगे तो उसमें ज़्यादा मैक्सिमम बना के रख सकते हो, तो जो स्टोरेज की कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग उसकी वेस्टेज भी कम होती है, ताकि फूड प्रोडक्ट को और लंबे टाइम तक हम रख सकें, खाने की बर्बादी को रोक सकें। जब उन्हें हम डब्बे में पैक कर देते हैं तो जितना पैक्स हो जाते हैं तो वो कंज्यूम होते जाते हैं, तो वेस्टेज कम हो सकता है इससे। नेक्स्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, रोज़गार के अवसर हैं हर फील्ड में, और फूड इंडस्ट्री आजकल बहुत डेवलप हो रही है, तो इसमें भी काफ़ी अवसर हैं रोज़गार के। नेक्स्ट पैसे की बचत है, एक साथ जब सामान लिया जाता है या बल्क में रखा जाता है तो पैसे की बचत होती है, सामान जब एक साथ ख़रीदा जाता है तो। और जो फूड प्रोसेसिंग कर देते हैं, प्रिजर्व कर देते हैं, तो लंबे टाइम तक हम उसे सेव करके भी रख सकते हैं। एनर्जी और टाइम भी बचता है। ब्रिंग वैरायटी इन फूड, फूड के अंदर अलग अलग प्रक्रियाएं करके हम उनमें विविधता भी ला सकते हैं, वैरायटीज़ ला सकते हैं। इम्प्रूव न्यूट्रिशनल क्वालिटी, उनकी जो पौष्टिकता है उसको बढ़ाया जा सकता है। ईजी स्टोरेज, यानी उनका भंडारण जो है वो इजी हो जाता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन के, यानी खाद्य जो संसाधन है उसको संरक्षण और प्रोसेसिंग क्यों की जाती है। नेक्स्ट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ फूड बेस्ड ऑन पेरिशेबिलिटी और शेल्फ लाइफ, यानी जो वीक कार्यता है या शेल्फ जीवन है उसके आधार पर खाद्य पदार्थों का वर्गीकरण है कि कौन सा पदार्थ कितने टाइम तक जीवित रह सकता है या आप उसे कंज्यूम कर सकते हो, आपके लिए सेफ़ है वो कंज्यूम करना, उसके बेस पे उनकी शेल्फ लाइफ बताई जाती है और उसके अकॉर्डिंग 3 पार्ट्स में इनको डिवाइड किया जाता है। तो पहले देखते हैं शेल्फ लाइफ क्या होता है। शेल्फ लाइफ इज़ द पीरियड ऑफ टाइम फॉर विच द फूड इज़ फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन, यानी शेल्फ जीवन क्या है, वह समय जब तक
कोई भी खाद्य पदार्थ है वो मनुष्य के खाने योग्य है, उसको खा सकता है, वो लाइफ कहलाती है उसकी शेल्फ लाइफ, यानी उसके बाद वो ख़राब हो जाएगा। इसके लिए 3 क्लासेस बनाई गई हैं या 3 टाइप की क्लासिफिकेशन है। पहली है पेरिशेबल फूड, दूसरी है सेमी पेरिशेबल, तीसरी है नॉन पेरिशेबल, यानी विकार्य, अर्धकार्य और अविकार्य पदार्थ। इनके बारे में देखते हैं। पेरिशेबल फूड कौन से हैं? वे जो 1-2 दिन में ख़राब हो जाते हैं, यानी उनकी जो शेल्फ लाइफ है वो दिनों में है। कौन से हो गए? फॉर एग्जांपल मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, कर्ड है, फ़िश है, मीट है, ये सब क्या हैं? पेरिशेबल हैं, यानी इनको 1-2 दिन तक आप यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद ख़राब हो जाएंगे। सेमी पेरिशेबल क्या है? जो 1-2 वीक तक आप यूज़ कर सकते हो, जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हैं, रूट क्रॉप्स हैं, ओनियन है, पोटैटो है, इनको 2 से 4 वीक तक रख सकते हैं। और जो हरी पत्तेदार सब्जियां हैं जिनमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, उनको 1 वीक तक रख सकते हैं। तो ये पेरिशेबिलिटी या फिर उनके ख़राब होने की जो जीवन लाइफ है उसके आधार पे बताया गया है। लास्ट है नॉन पेरिशेबल, यानी जिनको आप लंबे टाइम तक यूज़ कर सकते हो और उनकी शेल्फ लाइफ कितनी है? 1 साल तक होती है जनरली। जैसे जितने भी अनाज हैं, चावल है, गेहूं है, तो इन सब की शेल्फ लाइफ क्या है? ज़्यादा होती है, तो इनको 1 साल तक आप यूज़ कर सकते हो। तो ये सब क्या थे? शेल्फ लाइफ के आधार पे इनका वर्गीकरण किया गया है। बाकी एग्जांपल्स आप देख सकते हो नीचे भी, पेरिशेबल, सेमी पेरिशेबल और नॉन पेरिशेबल। पेरिशेबल में कौन से आएंगे? जो दिनों में ख़राब हो जाएंगे। सेमी पेरिशेबल में जो वीक्स में ख़राब हो जाएंगे, और जो महीनों तक चल सकते हैं वो होते हैं नॉन पेरिशेबल। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है फूड स्पॉइलिश क्या होता है, यानी भोजन की खराबी क्या है। फूड स्पॉइलिश रेफर टू द अनडिजायरेबल चेंजेस अकरिंग इन द कलर, टेक्सचर, फॉर्म एंड टेस्ट ऑफ फूड ड्यू टू द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट। भोजन के खराब होने का क्या अर्थ है? कि जो भी भोज्य पदार्थ है, खाद्य पदार्थ है, उसके रंग में परिवर्तन आ रहा है, रंग में परिवर्तन है, बनावट में है, या उसकी जो फिज़ीक है उसमें है, केमिकल रिएक्शंस हो रही है उसके अंदर, या अवांछनीय परिवर्तन हो रहा है स्वाद में, यानी टेस्ट चेंज हो रहा है, कलर चेंज हो रहा है, उसका टेक्सचर चेंज हो रहा है, तो पता चल जाता है ना कि भोज्य पदार्थ खराब हो रहा है। तो वही खिलाता है खराबी, यानी उसमें अगर सूक्ष्म जीव की वजह से कोई परिवर्तन आ रहा है, अवांछनीय परिवर्तन, यानी जो चाहिए नहीं लेकिन वो हो रहा है एनवायरनमेंट की वजह से, जैसे कि आप देख सकते हो इसमें खराबी। एग्जाम्पल क्या होंगे? ब्रेड पे आप देख सकते हो ना फंगस लग जाती है ग्रीन ग्रीन या वाइट कलर की, वो क्या है? एनवायरनमेंट की वजह से उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो डेवलप हो गए हैं, सूक्ष्म जीव, जिससे वो उसे ख़राब कर चुके हैं। ये एप्पल है वो ब्राउन हो गया है, बाहर से बिल्कुल सड़ गया है, तो वो वाली चीज़ें क्या होती हैं? ख़राब होना किसकी वजह से होती हैं? ड्यू टू द एक्शन ऑफ सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव जो होते हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, फंगस हो, या कोई और होते हैं जैसे कीड़े खा जाते हैं, तो इंसेक्ट्स की वजह से भी हो सकता है फूड स्पॉइलिश, वो कहलाता है फूड की खराबी। खाद्य पदार्थ भौतिक, रासायनिक और जैविक रूप में खराब हो सकते हैं। खाद्यों के विकृत होने के साथ उनका नष्ट होना, दुर्गंध आना, बनावट नष्ट होना या रंग बिगड़ना, यानी जितने भी आप चेंजेस देखते हो फूड की खराबी में, वो सारे पाए जाते हैं। और ये भौतिक भी हो सकते हैं, रासायनिक और जैविक रूप में हो सकते हैं। अब फिज़िकल चेंज क्या होंगे? उसकी जो अपीयरेंस है, उसका टेक्सचर है, यानी छूने से चेंज पता चल रहा है, देखने से पता चल रहा है। और रासायनिक क्या होंगे? उसके अंदर क्या है? फंगस लग गई है। कई बार रोटी भी हो जाती है ना, अगर मॉइस्चर में ज़्यादा रह गई है तो उसमें ही फंगस आ जाती है, सड़ जाती है चीज़ें, या जो सब्जियां हैं वो लंबे टाइम तक रखी गई हैं और उनका ठीक से प्रिजर्वेशन नहीं किया गया है तो भी वो सड़ जाती हैं। तो ये क्या है? जैविक रूप से भी ख़राब हो सकते हैं और केमिकल रूप से भी ख़राब हो सकते हैं। फिर इसमें चेंजेस क्या आते हैं? सबको पता है, उनका टेक्सचर चेंज हो जाता है, कलर चेंज हो जाता है, उसमें से बदबू आने लग जाती है, दुर्गंध आती है, और टेस्ट चेंज हो जाता है उनका। तभी तो पता चलता है कि भोज्य पदार्थ ख़राब हो गया है। तो ये सारी चीज़ें की जाती हैं भोज्य पदार्थ की खराबी में। नेक्स्ट इज़ फैक्टर्स रिलेटेड टू फूड स्पॉइलेज, यानी भोजन के खराब होने से संबंधित कारक क्या है। हमें ये तो पता होना चाहिए ना क्यों खराब हो रहे हैं। तो खराब होने में कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्टिव हैं, क्या क्या ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से हो जाता है। पहला है न्यूट्रिएंट्स में, अगर जो फूड है, फूड में जो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं उनकी वजह से हो जाता है, क्योंकि प्रोटीन वाली जो चीज़ें होती हैं ना उनमें ज़्यादा खराबी होती है, जल्दी ख़राब हो जाती हैं चीज़ें, क्योंकि फूड प्रोडक्ट्स में कहीं ना कहीं कोई ना कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सूक्ष्म जीव प्रेजेंट रहते हैं।
उन पे एक्टिविटी करते रहते हैं। तो एक्टिविटी करने से क्या है, उनको आगे अपनी ग्रोथ के लिए कोई ना कोई न्यूट्रिएंट चाहिए, पोषक तत्व चाहिए, वो उन्हें मिलता रहता है, तो वो उनकी एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट इज़ टेम्परेचर। टेम्परेचर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टेम्परेचर का क्या पॉइंट है कि कोई फूड प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो कि हाई टेम्परेचर पे हैं, वो ग्रो नहीं कर पाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो लो पे ग्रो नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए टेम्परेचर भी इसमें इफ़ेक्ट है। फ्रिज में हम क्यों रखते हैं सब्जियां या जो भी हमें फूड प्रोडक्ट्स हैं उनको सेव करके रखना है, तो फ्रिज में इसलिए रखते हैं ना क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर कम होता है, तो उनकी एक्टिविटी आगे नहीं हो पाती है, जितने भी सूक्ष्म जीव हैं, इसलिए वो ख़राब नहीं हो पाते हैं जल्दी। नेक्स्ट इज़ वाटर कंटेंट, यानी उनमें अगर नमी की मात्रा ज़्यादा है तो उनके ख़राब होने की जो रेट है वो भी ज़्यादा होगी, यानी वो जल्दी ख़राब हो जाएंगे जिनमें नमी ज़्यादा होती है। ये सब आप देखते हो आसपास अपनी लाइफ में। नेक्स्ट इज़ अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस अगर ज़्यादा है तो भी वो ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। और नेक्स्ट इज़ फूड पीएच। फूड का पीएच क्या है, पीएच के अकॉर्डिंग, पीएच आपने पढ़ा है ना सबने 10th क्लास तक, तो जो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन है उनकी वजह से भी फूड प्रोडक्ट्स हैं वो ख़राब होते हैं। हाई पीएच पे ख़राब होंगे या लो पे ख़राब होंगे, आप देखना और फिर इस पर सोचना। नेक्स्ट इज़, क्या आप ये जानते हैं जो जीवाणु है वो अधिक प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ पसंद करते हैं, यानी आपको जैसे मैंने बताया जो प्रोटीन वाली चीज़ें होती हैं ना, जिनको ज़्यादा प्रोटीन मिलता है और प्रोटीन वाली चीज़ों में नमी भी ज़्यादा उनको मिल जाती है, जैसे मांस है, मछली है, अंडे हैं, मुर्गे या मुर्गी जो डेयरी उत्पाद हैं उनके, उन सब में ज़्यादा जोखिम वाले खाद्य पदार्थ ये कहलाते हैं डेंजर जोन वाले, क्योंकि इनमें प्रोटीन ज़्यादा होता है और जो भी बैक्टीरिया है उसको ग्रो करने के लिए प्रोटीन चाहिए होता है, तो उसको वहाँ मिल जाता है, इसलिए वो जल्दी ग्रो कर लेता है और ख़राब कर देता है चीज़ों को। और जीवाणु जो है वो 5 से 60 डिग्री टेम्परेचर पर वृद्धि करते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा कि जो बैक्टीरिया है वो 5 से 60 डिग्री टेम्परेचर जो होता है, डिग्री सेंटीग्रेड, वहाँ पे वो ग्रो करते हैं। यानी इनको या तो 5 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रखना है फूड प्रोडक्ट्स को, या 60 डिग्री सेंटीग्रेड से और ऊपर रखना है ताकि वो ग्रो ना कर पाएँ, उनकी एक्टिविटी ना हो पाए और ख़राब ना कर पाएँ। तो ये पॉइंट आपको बहुत ध्यान में रखना है कि कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे डेंजर जोन कहलाता है। क्लियर है? तो ये कुछ पॉइंट्स हमने अभी डिस्कस किए हैं फूड की खराबी के बारे में। अब स्टूडेंट बाकी का जो पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे क्योंकि बहुत लंबी हो जाएगी और आपका भी जो कंसंट्रेशन है वो नहीं बन पाएगा, तो बाकी नेक्स्ट पॉइंट में कवर करते हैं।